हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 अप्रैल 2025 के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख एडिटोरियल को जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि अभी वैश्विक दृश्य में अगर हम देखें तो टैरिफ जो अमेरिका द्वारा लगाया गया है वो हाईलाइट है, तो इन्हीं सब पर आर्टिकल आ रहे हैं और वक्त बिल जो आया है उस पर आर्टिकल है। तो आज के इस पेज पर भी हम उन्हीं आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है हाउ टू ट्रम्प टैरिफ्स। जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसका भारत पर प्रभाव क्या है, क्या अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों को भी इसमें छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, और अगर टैरिफ लगाया है तो उन पर कितना टैरिफ लगाया है, भारत के पड़ोसी राज्य देशों पर कितना टैरिफ लगाया है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में बताए गए हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से क्या असर पड़ने वाला है, क्या ये एक बहुत बड़ी वैश्विक मंदी बन सकता है टैरिफ, इन सब बातों को इस आर्टिकल में बताया गया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताया है कि वक्त के बारे में, यहाँ पर जो वक्त बिल कल पेश किया गया संसद में और पारित भी हो गया है उसमें क्या फायदे हैं, क्या क्या बदलाव होगा, किस तरीके से उसमें अवरोध आए और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या उनकी स्थिति और सुदृढ़ होगी, इन सब बातों पर इस आर्टिकल में प्रकाश डाला गया है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आफ्टर द टैरिफ्स। ये टैरिफ वाला ही है कि टैरिफ के बाद का जो हाल होगा, यानी कि जो चीज़ें मांग और पूर्ति में, यानी कि डिमांड और सप्लाई में जो असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, चीज़ें जब महंगी मिलेंगी तो आप उसको कम खरीदेंगे। कोई वस्तु अगर आपको पहले 500 की मिल रही थी तो आप उसे परचेज कर रहे थे, अगर वही वस्तु हमें 1200-1800 रुपए की मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप उसकी खपत को कम करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर मांग और आपूर्ति का सीधा सीधा संबंध है, तो वही बताया जा रहा है कि आफ्टर द टैरिफ। उसके बाद यहाँ पर द टेल ऑफ टू विजिट्स, यहाँ पर बिम्स्टेक जो सम्मेलन होने वाला है उसके 3 अप्रैल से, उस पर 3 अप्रैल से जो हो रहा है उस पर आर्टिकल लिखा गया है। 2 दिन पहले हमने ऐसे पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया था जिसमें भारत की स्थिति बिम्स्टेक को लेकर क्या होगी, सार्क से किस तरीके से अलग इतर बिम्स्टेक को और मजबूत किया जाएगा, उस आर्टिकल में हमने विस्तार से इस बारे में डिस्कशन किया था। तो इस आर्टिकल को हम स्किप करेंगे। चलिए अब आज के हम अपने पहले आर्टिकल पर आते हैं, हाउ टू ट्रम्प्स टैरिफ। सौमित्र चटर्जी ने ये आर्टिकल लिखा है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड स्वीपिंग reciprocal tariffs on all trade partners in additional to the existing tariff on steel and aluminum। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर मौजूदा टैरिफ के अलावा सभी व्यापार भागीदारों पर व्यापक पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। घोषित लक्ष्य विनिर्माण को फिर से पटरी पर लाना है, यानी कि अमेरिका उस जो उनका विनिर्माण क्षेत्र है उसको फिर से पटरी पर ले आए। विशेष रूप से कारों को यहाँ पर बताया जा रहा है, विशेष रूप से कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स आदि के और द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करना। क्या ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे? यह अनिश्चित है, यानी कि इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसमें 2 बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। अब उन 2 बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है सबसे पहले यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। टैरिफ का पैमाना अभूतपूर्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह स्मूथ हॉले कानून के तहत लगाए गए टैरिफ से भी अधिक है। सभी देशों पर 10% का बेस लाइन टैरिफ यहाँ पर लगाया गया है, मतलब 10% तो सभी पर लगाया गया है, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष वाले देशों के लिए दरें अधिक हैं, यानी जिनसे व्यापार कम होता है उनसे अधिक है। चीन जो प्राथमिक लक्ष्य है, सबसे जो फोकस किया गया टैरिफ लगाने में वो चीन पर किया गया, जिन पर 54% का टैरिफ लगाया गया है। अगर हम पहले की बात करें तो ये 34% था, जिसे 54% कर दिया गया है, यानी 20% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। आश्चर्यजनक रूप से यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे जो अमेरिका के करीबी देश हैं उन पर भी ये टैरिफ लगाया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका के इन तीनों के साथ मुक्त व्यापार समझौते भी हैं,
यहाँ देखिए लिखा गया है कि अमेरिका के इनसे मुक्त व्यापार समझौते भी हैं, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। भागीदारों पर 20% या उससे अधिक टैरिफ लगाया जाएगा, जिसे अमेरिका द्वारा कथित मुद्रा हेरफेर और गैर टैरिफ बाधाओं के आधार पर उचित ठहराया गया है। मतलब जितना भी ये टैरिफ लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका इसको पूरी तरीके से सही कह रहा है। टैरिफ व्यापक और बहुत बड़े स्तर पर लगाया गया है, जो क्षेत्र विशिष्ट लाइनों के बजाय उत्पादों पर लागू होते हैं। यानी कि पहले ऐसा था ना, जैसे चाइना पर ज़्यादा लगाया जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से वो एक हर वस्तु पर लगा दिया गया है, यानी उत्पाद पर फोकस किया गया है। इस नई व्यवस्था के कारण वैश्विक व्यापार के अवसर संभवतः कम हो जाएंगे, क्योंकि लागत और मूल्य वृद्धि से जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया गया है, अब हम व्यापार नीति में गहरी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। घोषणा में मुख्य विवरणों पर स्पष्टता का अभाव है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अंतर्निहित संरक्षण स्तरों का हवाला दिया है, जो MFN यहाँ दिया गया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो भी भारत का लगभग समाप्त ही दिख रहा है। भारत की MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो दर थी वो 17% थी, जो अब कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि गैर टैरिफ बाधाओं के कारण भारत की समग्र सुरक्षा 52% बनी रहेगी। इसके अलावा यह स्पष्ट नहीं है कि टैरिफ गतिशील है या नहीं, ये लंबे समय तक टैरिफ रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें भी अभी कोई निश्चितता नहीं है। यदि भारत अपने टैरिफ कम करता है तो क्या अमेरिका भी ऐसा करेगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या भारत अगर टैरिफ कम कर देता है तो अमेरिका उस तरफ जाएगा कि वो भी टैरिफ को कम करे। और अंत में अन्य देशों द्वारा जवाबी कार्रवाई से पूर्ण व्यापार युद्ध छिड़ सकता है, यानी कि और भी देश अगर अमेरिका पर टैरिफ शुल्क लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड वॉर एक छिड़ जाएगी, जिससे व्यापार व्यवस्था मौलिक रूप से अस्थिर हो जाएगी। फर्मों और सरकारों के लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ डिफिकल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब बातों के बावजूद भारत को अवसर का लाभ मिल सकता है। भारत का सापेक्ष लाभ इस तथ्य से उपजा है कि उसके द्वारा सामना किए जाने वाले पारस्परिक शुल्क कई अन्य देशों पर लगाए शुल्क से बहुत हद तक कुछ तो कम है ही। अब यहां पर नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं कि स्टार्ट विथ अपैरल। परिधान से अगर हम शुरुआत करें, ये ऐसे उत्पाद नहीं है जिन्हें अमेरिका वापस अपने यहाँ लाने की संभावना रखता है, यानी कि कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग पर उसका कोई फोकस नहीं है, क्योंकि अमेरिका वेतन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए बहुत अधिक है। भारत के पास इसके लिए बढ़त है, क्योंकि कपड़े क्षेत्र में भारत बहुत आगे रहा है वैश्विक स्तर पर। भारत के पास बढ़त भी है। अमेरिका को निर्यात पर टैरिफ भारत के लिए 27% होगा, यानी कि अगर अमेरिका को कोई चीज़ भारत भेजेगा तो उस पर 27% टैरिफ होगा, जबकि चीन के लिए 54% होगा। ये चीन के लिए 54% और वियतनाम के लिए 46% और 46%, बांग्लादेश के लिए 37% और इंडोनेशिया के लिए 32% यहाँ पर बताया गया है। जब तक अमेरिका परिधान आयात करना जारी रखेगा, भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अनुभव होगा, क्योंकि बाकी जगह टैरिफ ज़्यादा है और भारत का यहाँ पर कम है, तो कपड़े की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करके भारत इसमें लाभ कमा सकता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सापेक्ष में बात करें तो अमेरिका इस क्षेत्र को पुनः स्थापित करना चाहता है और ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत है, लेकिन भारत अभी भी अच्छी स्थिति में है। प्रमुख निर्यातकों में वियतनाम, थाईलैंड और ताइवान सभी को भारत की तुलना में अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया अपवाद हैं, उनको 24 और 26% ही टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ फर्म अमेरिका में स्थानांतरित हो सकती हैं। मौजूदा अनिश्चितता उत्पादों को पूरी तरह से पुनः स्थापित करना जोखिम भरा बनती। उदाहरण के लिए एप्पल को भारत से विनिर्माण से लाभ मिलेगा, जो इस वैश्विक बाजार में अधिक कुशलता से सेवा कर रहा है। यानी देखिए,
अब यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत को अन्य देशों के मुकाबले कम टैरिफ पर रखा गया है, लेकिन उससे भी कम टैरिफ पर जापान और कोरिया को रखा गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है, इन दोनों देशों को भी रखा गया है, तो एप्पल कैसे सप्लाई करेगा अमेरिका में? तो भारत में एप्पल ने अपनी फैक्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करता ही है, यह भारत से एप्पल की वहाँ पर सप्लाई की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। यह तो तय है टू बी श्योर कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, यह तो तय है कि लैटिन अमेरिका और तुर्की के देशों को सबसे कम 10% बेसलाइन टैरिफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े एशियाई निर्यातकों में जो निकटतम प्रतिस्पर्धी हैं, भारत ने स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। फिलहाल फार्मास्यूटिकल्स को छूट दी गई है, जिसका भारत यहां पर जरूर एडवांटेज उठाएगा, लाभ लेगा। इन शॉर्ट, डिस्पाइट, संक्षेप में अस्पष्ट नीतिगत माहौल और संभावित रूप से कमजोर वैश्विक निर्यात मांग के बावजूद यह चीन +1, वियतनाम +1, बांग्लादेश +1 रणनीतियों को बढ़ावा देता है, जिन्हें वैश्विक फर्म अपना रही हैं। अगर कोई बारीकी से देखे तो नए टैरिफ का असर एशिया में चीन केंद्रित वैश्विक मूल्य श्रृंखला को कमजोर करने वाला होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश इसका अभिन्न अंग है। अगर टैरिफ की हम बात करें, जो टैरिफ जिस तरीके से बढ़ाया गया है, उसका अगर सबसे ज्यादा असर एशिया में पड़ेगा तो वो चाइना पे ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना पे पहले से ही 54% का टैरिफ लगा दिया गया है और भी दिक्कतें चाइना को इसमें फेस करनी पड़ेंगी। हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड? भारत को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? भारत की प्राथमिकता वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की होनी चाहिए, भले ही वैश्विक व्यापार खुद बढ़ रहा हो या नहीं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को मौजूदा व्यापार नीति के रुझानों को उलटकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जबकि अमेरिका दबाव की रणनीति के रूप में पारस्परिक टैरिफ का उपयोग कर सकता है। अब देखिए यहां पर लिखा गया है, देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए भारत को व्यापार नीति को प्रतिक्रियात्मक रूप से नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति के रूप में उजागर करना चाहिए। यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भारत को अपनानी चाहिए कि इन टैरिफ को भी अगर अमेरिका लगा ही देता है तो उससे कैसे बचा जाए और आगे की प्रतिस्पर्धा का कैसे सामना किया जाए। अब इस पर भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। 3 स्तंभों पर बात होनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। पहला है कि टैरिफ को कम किया जाना चाहिए और उसे तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। 5 से 10% का एक नया समान टैरिफ या 2 स्तरीय संरचना के लिए प्रणाली को सरल बनाएगी। यानी कि 5 से 10% पर बात होनी चाहिए कि आप 10% टैरिफ लगाइए, तब थोड़ा सा इसमें राहत होगी। दूसरा है इसमें सेकंड, गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्य जैसी गैर टैरिफ बाधाओं को खत्म करना, जो मानकों को सुनिश्चित करने के बजाय छिपी हुई सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। कम टैरिफ के साथ यह भारत को निवेशकों के लिए कम लागत वाला गंतव्य बनाने में मदद करेगा। यानी कि अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो भारत हमेशा से अमेरिका के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत रहा है। अगर इस पर बात होती है तो भी भारत को इसमें लाभ मिलना चाहिए। अब यहां पर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, नीति स्थिरता सुनिश्चित करना। भारत को बार बार टैरिफ संशोधित करने या पूर्व व्यापी शुल्क लगाने की इच्छा से बचना चाहिए, जैसा कि वॉक्सवैगन और सैमसंग पर दशकों पुराने आयात के लिए शुल्क लगाया गया था। आज के अस्थिर वैश्विक माहौल में स्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। इस उदारीकरण एजेंडे का द मेन एग्जम्पशन, इस उदारीकरण एजेंडे का मुख्य अपवाद कृषि, विशेष रूप से खाद्य फसलें हैं। वर्तमान भू राजनीतिक माहौल में भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पाद को बनाए रखना चाहिए। यहाँ व्यापार नीति को अधिक सावधानी की आवश्यकता है। फिर भी गैर खाद्य फसलों या भारत में व्यापक रूप से उपभोग नहीं की जाने वाली फसलों जैसे सोयाबीन या मक्का पर टैरिफ कम करने की गुंजाइश है, जो पोल्ट्री फील्ड के लिए है, जो अमेरिका के प्रमुख निर्यातक हैं। भले ही विरोधाभासी लगे, लेकिन इस अनिश्चित व्यापार परिदृश्य में जीतने वाले वे नहीं होंगे जो अवरोध पैदा करेंगे, बल्कि वे होंगे जो पूर्वानुमान और खुलेपन से अपने आप को पेश करेंगे और दूरदृष्टि रखेंगे। वैश्विक फर्म ऐसे उत्पाद केंद्र और निर्यात मंच तलाशेंगे जो लागत प्रभावी होंगे, नीति स्थिर हो, बड़े पैमाने पर हो, श्रम और पूंजी की उपलब्धता हो, इस पर फोकस होना चाहिए। दिस मीन्स रेजिस्टिंग
इसका मतलब है कि संरक्षणवाद का विरोध करना और व्यापार सुधार पर दोगुना जोर देना होगा। इससे न केवल बदलती आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की जगह सुरक्षित होगी, बल्कि निवेशकों को एक मजबूत संदेश भी जाएगा। भारत व्यापार के लिए खुला है, चाहे दूसरे देश कुछ भी करें। यानी कि पूरा जो ये टैरिफ लगाया जा रहा है, भारत इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव तौर पर ले सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नॉट अबाउट वक्त के बारे में नहीं। संसद में हुई बहस से पता चलता है कि मुसलमानों के जीवन को प्रभावित करने वाले सरकारी कदम पर चर्चा किस तरह जो चर्चा की गई उसमें विश्वास की कमी थी। यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि जो सांसद हैं भाजपा में, मुस्लिम तो एक भी नहीं है, तो वो अपना पक्ष कैसे रखते हैं। संसद ने वक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा की तो लोकसभा में आधी रात के बाद भी बहस चलती रही। 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया है। लेकिन दोनों सदनों में हुई बहस को याद करें, सुने और एक धारणा से बचना असंभव है। संसद में विचार विमर्श वास्तव में देश भर के वक्त संपत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन और नियमों के संबंध में 1995 का जो एक्ट है, अधिनियम में संशोधन करने के बारे में नहीं था। यह बहस के प्रत्येक पक्ष के संक्षिप्त सारांश से भी कहीं अधिक व्यापक था। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता थी। ज्यादातर एकजुट विपक्ष के अनुसार मुसलमानों और अन्य धर्मों के बीच भेदभाव करना, यानी कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि इसमें जो और अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करना, मुसलमानों को विभाजित करना, हाशिए पर रखना, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक रूप से उनकी गारंटी अधिकारों को छीनना, स्वतंत्रता को कमजोर करना, इस बिल का फोकस है। बिल में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले तत्व तो हैं, लेकिन कुछ खास प्रावधान इस पर सवाल खड़ा करते हैं, चाहे वह राज्य वक्फ बोर्ड हो या फिर केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो, गैर मुस्लिमों को शामिल करना हो या वक्त संपत्तियों को विनियमित करने और विवादों का निपटारा करने में सरकार की भूमिका का विस्तार करना हो। यानी कि इसमें सबसे पहले तो देखिए गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाएगा और उसके बाद जो वक्त संपत्तियां हैं जैसे कि कब्रिस्तान हो गया, मदरसे हो गया, मस्जिद हो गई, इन सब पर एक तरीके से नियंत्रण रखा जाएगा, सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण हो जाएगा। इन सब बातों को भी यहाँ विपक्ष ने खूब उछाल कर कहा है। लेकिन सदन में 3 तलाक को जिस तरीके से हटाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो फैसले आए, अनुच्छेद 370 को कम किया गया, इन मुद्दों में जिस तरीके से आवाज उठी थी वैसी आवाज इस वक्त बिल पर नहीं उठी, वैसा विरोध नहीं हुआ। विचार विमर्श के केंद्र में यह कठोर प्रश्न है। At the heart of the deliberation lay this stark question: देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक को मोदी सरकार पर भरोसा करने के लिए क्या चाहिए, वह उसके लिए सही काम करेगी या नहीं करेगी। दुर्भाग्यपूर्ण से भी अगर हम इस उत्तर को समझें तो हमें समझ में आएगा कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तो है, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से वो अपनी कई इच्छा शक्ति को जाहिर भी करता है, सीमाओं को लांघ कर डिसीजन लेता है, चपलता दिखाता है, क्षमता से अधिक कार्य करता है। पर अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो उन्हें मनाने के लिए भाषा या विश्वसनीयता की कहीं ना कहीं कमी दिखती है और चुनौती दिखती है। सरकार यहां पर भले बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, देखिए दिया गया है सबका साथ सबका विश्वास लगता है, लेकिन नारे में दूसरे हिस्से में कहीं ना कहीं कमी दिखती है। सबसे अधिक जो बाधा एक स्पष्टता है कि भाजपा के जितने भी सांसद हैं उसमें एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। हालांकि प्रतिनिधित्व की विचार करें तो बेशक इसमें कई ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं जो मुसलमानों के पक्ष में ही हैं। As for the options is concerned, जहां तक विपक्ष का ऑपोजिशन जहां तक विपक्ष का सवाल है, वक्त संशोधन विधेयक पर बहस ने उसके अंदरूनी झगड़े से राहत दिलाई है। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान विपक्षी एकजुटता देखने को मिली जो कहीं ना कहीं बिखरी हुई दिखती थी। संसद में भी यह तथ्य दिखा कि इन दलों ने अल्पसंख्यक के मुद्दे पर स्थायी रूप से आवाज उठाई है। अब यहाँ पर देखिए एकजुट तो चलिए विपक्ष हुआ ही हुआ, लेकिन अगर हम इस बात पर फोकस करें कि कल अगर न्यूज़ चैनल मैं भी देख रहा था, आपने भी देखा होगा, जब इसमें विधेयक पास हो गया तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर भी दिखी।
अल्पसंख्यक समुदाय में ही कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनको वक्फ धार्मिक कार्यों के नाम पर हड़प लेता था। मतलब उनको बस ये कहा जाता था हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं, आपके कागज़ तैयार हो रहे हैं, मतलब बाकी और कुछ नहीं पूछा जाता था। ये खास तौर पर कमज़ोर तबकों के साथ किया जा रहा था। तो इन सब पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक था। अब इस बिल का क्या लाभ होगा ये तो हम आगे आने वाले समय में समझेंगे, लेकिन अभी अगर प्रथम दृष्टता देखें तो ये बिल कहीं ना कहीं हमारे यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अच्छा ही साबित दिख रहा है। आफ्टर द टैरिफ के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया जा रहा है कि इससे विश्व व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत को अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए और व्यापार सुधार के लिए अधिक महत्वाकांक्षी एजेंडा अपनाना चाहिए। देखिए, मुक्ति दिवस, जो टैरिफ जिस दिन से लागू हुआ उसको अमेरिका ने मुक्ति दिवस नाम दिया है। हाल के समय में वैश्विक व्यापार प्रणाली पर सबसे बड़ा झटका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क की अपनी नीति का अनावरण किया। अगर हम इसकी तुलना करें 1930 के जो स्मूथ हॉले टैरिफ अधिनियम था, तो उस समय भी वैश्विक जो मंदी थी आई थी और वैश्विक व्यापार था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। ट्रंप ने ना तो दोस्तों को बख्शा और ना ही दुश्मन को। सभी देश, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगी से लेकर चीन और यहाँ तक कि मेडागास्कर तक को काफ़ी अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ा है। फिलहाल यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका अंत कैसे होगा। ये जितनी दिक्कतें चल रही हैं इसका अंत क्या है। टैरिफ के 2 सेट लगाए गए हैं। पहला 10% का जो बेस टैरिफ लगाया गया है, यानी कि 10% तो सब पर ही लगाया गया है, जो 5 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। भारत पर 27% का इसमें टैरिफ लगाया गया है। हालांकि यह चीन के मौजूदा टैरिफ से कम ही है, चीन पर ज़्यादा लगाया गया है। 34% अभी चीन पर है जो बढ़कर 54 हो जाएगा। वियतनाम पर 46, बांग्लादेश पर 37, इंडोनेशिया पर 32, थाईलैंड पर 37 लगाया गया है। हालांकि ट्रंप के आदेश में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा उत्पादों, अर्धचालकों और फार्मास्यूटिकल्स के लिए छूट प्रदान की गई है। अब सवाल यह है कि ये देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे जवाबी कार्रवाई करना चुनेंगे? चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएंगे या ऐसा करने का विकल्प चुनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने बोला है कि हम बातचीत करेंगे। अगर बातचीत से हल निकल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो जवाबी कदम उठाने का मतलब है कि फिर तो ट्रेड वॉर एक तरीके से छिड़ जाएगी और शुल्क बढ़ाना ही एकमात्र इसका हल नहीं है। नेक्स्ट है पैराग्राफ है कि टैरिफ लगाए जाने से व्यापक आर्थिक झटका लगेगा। जेपी मॉर्गन के एक लेख में ये प्रकाशित किया गया था कि अगर ऐसे ही नीतियां जारी रहीं तो इस साल अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। हालांकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर देश अमेरिका की चिंताओं को दूर करना चाहते हैं, ट्रंप कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ इसमें देख रहे हैं। वो अमेरिका को फिर से मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेड वॉर छिड़ रही है उससे आर्थिक मंदी आना तय है और शेयर मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हम और आप इससे जरूर प्रभावित होंगे। इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, डेटिंग ऐप के बारे में है। तो ये आज का यानी 4 अप्रैल 2025 का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज था। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो आर्टिकल डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।